आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम 8th क्लास सिविक्स के चैप्टर 5 को देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है न्यायपालिका जुडिशरी। इसमें हम न्यायपालिका के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका क्यों होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होना चाहिए और भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में समझेंगे कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। और आइए हम देखते हैं, आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका देखें तो एक ऐसी संस्था है जो अधिकार का संरक्षण एवं न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। आप सबने कोर्ट के बारे में सुना होगा कि लोगों को अगर कहीं पे लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो लोग एक दूसरे को ये कहते हुए पाते हैं कि मैं आपके ऊपर में कोर्ट केस करूँगा या मैं आपसे कोर्ट में भी लूँगा। यानी कि कोर्ट एक ऐसी संस्था है, न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर में लोकतंत्र में लोग अपना विश्वास बनाए हुए रखते हैं। और न्यायपालिका की जो भूमिका है, न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो अपना भूमिका अदा करती है और लोकतंत्र को संरक्षित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो एक बार फिर से आप इसके परिभाषा को देखिए कि न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो अधिकार का संरक्षण एवं न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। अगर आपसे कोई न्यायपालिका पूछता है कि न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर ये बता सकते हैं। साथ ही साथ हम सब ने जो पीछे जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हम संसद के बारे में बात कर चुके हैं, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में बात कर चुके हैं। तो यानी राज्य के अलग अलग अंगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कानून के बारे में बात कर चुके हैं, संविधान के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम देखते हैं जो राज्य के जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जो विधायिका जिसका कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण का कार्य है, कार्यपालिका लागू करने का कार्य जो है कार्यपालिका का है, और न्यायपालिका यानी न्याय करने का यानी कि संरक्षण प्रदान करने का, जो रूल ब्रेक करता है उसको उस चीज़ के लिए दंड देने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ जो रूल ऑफ लॉ, जो कानून के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, वीडियो में हमने चर्चा किया था कानून के शासन के बारे में। तो किसी भी देश में, समाज में जो कानून का शासन जो बहाल होता है उसमें न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर न्यायपालिका जैसी संस्था ना हो तो कानून का शासन स्थापित होना नामुमकिन है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोकतंत्र है वहाँ पे कानून का शासन होता है। यानी लोकतंत्र तभी होगा जब वहाँ पे कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। और रूल ऑफ लॉ तभी पॉसिबल है यदि वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। मान लीजिए ये न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है कि आपकी मान लीजिए किसी से विवाद हो जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर आदमी है, वो आपकी ज़मीन के ऊपर में कब्जा कर लेता है। मान लीजिए आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है, वो अगर गलत है तो न्यायपालिका कब ऐसी सिचुएशन में न्यायपालिका गलत व्यक्ति को कब दंडित कर सकती है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगा तभी ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सही डिसीजन दे सकती है। नहीं यदि उस ताकतवर आदमी का प्रभाव अगर न्यायपालिका के ऊपर में होगा तो आप सोचिए क्या आपको न्याय मिल सकता है? क्या जो न्यायपालिका का डिसीजन आएगा वो आपके पक्ष में हो सकता है? आपके अधिकार का संरक्षण कर सकती है न्यायपालिका? न्यायपालिका नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस ताकतवर इंसान का प्रभाव होगा न्यायपालिका के ऊपर में। अगर न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो न्यायपालिका के ऊपर में उस ताकतवर इंसान का प्रभाव नहीं होगा, तो आपको न्याय मिल सकता है। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी माना जाता है एक लोकतांत्रिक समाज में। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। आइए इन चीज़ों को हम समझते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, न्यायपालिका क्यों होना चाहिए? अगर न्यायपालिका नहीं होगा
तो ये व्यवस्था किस प्रकार की होगी, क्या जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो लोकतंत्र होगा, रूल ऑफ लॉ होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम जो न्यायपालिका का जो कार्य है वो नागरिकों के मध्य विवाद को सुलझाने का कार्य करता है। मैंने अभी ऊपर ही एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आपके ज़मीन के ऊपर में कब्जा कर लिया जाए, यानी कि दो लोगों के बीच का जो विवाद है उसको सुलझाने का कार्य लोग क्या करते हैं अपने विवाद को लेकर के, तो न्यायपालिका जाते हैं। तो न्यायपालिका का ये मुख्य भूमिका होता है, मुख्य कार्य हो जाता है कि वो नागरिक के मध्य विवाद को सुलझाने का काम करते हैं और जो गलत होता है उसको दंड देने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ न्यायपालिका का एक और कार्य है कि दो राज्यों के मध्य विवाद, और साथ ही साथ मान लीजिए कि अपने देश में जो है संघवाद है, संघवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो संघवाद में हमने देखा कि यहाँ पे राज्य सरकार भी होती है और यहाँ पे जो है केंद्र सरकार भी होती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे को लेकर के दो राज्यों के मध्य में जो है विवाद हो जाए। मान लीजिए कि पंजाब और जैसे कि दिल्ली है, इन दोनों के बीच में हो जाए। मान लीजिए कि दिल्ली है और हरियाणा के बीच में हो जाए किसी चीज़ को लेकर के विवाद। और ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, अपने यहाँ इतने राज्य हैं, इसमें से मान लीजिए किसी राज्य का केंद्र सरकार से किसी कानून को लेकर के विवाद हो जाए कि केंद्र कोई कानून बनाए और राज्य सरकार उसको मानने से मना कर दे, या फिर मान लीजिए कि किसी कानून के संविधान में किसी कानून को लेकर के जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के मध्य विवाद हो जाए, या फिर अन्य भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती है जिस वजह से केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद का वजह जो है हो सकता है, बहुत सारा वजह हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है इन चीज़ों को समझना है कि जो विवाद का जो निपटारा है वो कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा दो तरीके से किया जाता है। एक तो लोगों के बीच का जो विवाद है उन चीज़ों को सुलझाना न्यायपालिका का कार्य हो गया, और दूसरा या दो राज्यों के बीच का विवाद और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनके मध्य का अगर कोई विवाद होता है तो इन चीज़ों का सलूशन जो है न्यायपालिका के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद में जो न्यायपालिका का जो अन्य जो भूमिका है वो न्यायिक समीक्षा का है। यानी न्यायिक समीक्षा समझिए, कई बार न्यायिक समीक्षा के ऊपर में अलग से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है या वह नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करती है तो न्यायालय ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है। इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कानून वाले चैप्टर में देखा था कि जो भारत का संसद है वो क्या करता है, कानून बनाने का कार्य करता है। मान लीजिए संसद ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकार का क्या करे, तो हनन करे, मौलिक अधिकार का हनन करे। और आपने ये पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार है आपका, इसका जो है हनन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सरकार के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकार का हनन। तो इस सिचुएशन में आपके पास में, आपको याद होगा कि आपको मैं बता रहा था कि मौलिक अधिकार के हनन होने पे आपके पास में संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत ही कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको लेकर के कि आप कोर्ट जा सकते हैं। ये तो अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे आपको न्यायिक समीक्षा समझना है। न्यायिक समीक्षा से आप सीधा सीधा समझिए कि सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन होता हो, उसके ऊपर में प्रभाव पड़ता हो, तो न्यायपालिका के द्वारा उस चीज़ को निरस्त किया जा सकता है। इसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि संसद के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार, नागरिक का मौलिक अधिकार अगर हनन होता हो, तो जो न्यायपालिका है उसके द्वारा उस कानून को निरस्त किया जा सकता है, यानी कि उस कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब देखिए इस न्यायिक समीक्षा जो है ये इन दोनों चीज़ों से रिलेट करता है कि ये कानून की रक्षा करना, यानी न्यायिक समीक्षा के तहत जो कोर्ट जो है वो, न्यायपालिका जो है कानून की भी रक्षा कर रही है, लोगों के अधिकार का भी जो है संरक्षण कर रही है। मौलिक अधिकार जैसे क्यों इसको निरस्त क्यों किया जा रहा है कानून को, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो है हनन किया जा रहा है। सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो। तो इसीलिए ये न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एकदम से इसे याद कर लेना है, इसको लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कानून की रक्षा जो है
न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा कानून की रक्षा किस प्रकार से किया जाता है ये देखिए आप। न्यायिक समीक्षा जो अभी हमने इसमें जाना, हमने ये देख लिया कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा किस प्रकार से कोर्ट जो है संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को निरस्त कर देती है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से कानून की जो रक्षा है वो किस प्रकार से न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इन चीज़ों को जानिए। यहाँ पे आपको 2 वर्ड के ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ को समझना है। एक तो न्यायिक समीक्षा जिसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर लिया, और जो दूसरा है इसमें न्यायपालिका के द्वारा स्वतः संज्ञान लेना। जो स्वतः संज्ञान लेने की चीज़ क्या है उस चीज़ को आप समझिए। आप न्यायिक समीक्षा को इसमें समझ चुके हैं। अब स्वतः संज्ञान से ये तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो कोर्ट अगर चाहे तो इस चीज़ के ऊपर में स्वतः संज्ञान ले सकती है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई न्यायपालिका के पास में नहीं भी जाता है तो वहाँ के जो जजेस हैं वो चाहे तो खुद भी इस मामले के ऊपर में दिल्ली सरकार से पूछ सकती है कि आपने इस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाया है। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले डोगेश भाई के बारे में सुना होगा, न्यूज़ में छा रहे थे, रील्स पे छा रहे थे डोगेश भाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको लेकर के स्वतः संज्ञान लिया गया था और सभी राज्यों से पूछा गया था जो कि आवारा कुत्ते जो सड़क पे घूम रहे हैं उनके देख रेख के लिए और उनके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में क्या नियम कानून बनाए गए हैं जो उनको फीडिंग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो एनजीओ के द्वारा किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल लेने के लिए राज्य सरकार से जो है मांगा गया था न्यायपालिका के द्वारा। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के द्वारा किसी भी मुद्दे पे जो है स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। वो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज प्रभावित हो रहा हो और लोगों के अधिकार का हनन हो रहा हो। तो इस प्रकार से ये जो 2 मुख्य बिंदु है, एक न्यायिक समीक्षा और दूसरा स्वतः संज्ञान, ये दोनों जो है कानून की रक्षा की तरह जो है कार्य करता है। तो इसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कानून की रक्षा के तौर पे अगर देखा जाए तो। इस प्रकार से जो सबसे लास्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब हमने देखा था कि जो हमारे अपने पास में जो मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों के पास में, तो मौलिक अधिकार में अपने पास में एक अधिकार था जो आर्टिकल 32 के तहत था, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार में हमने ये देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है न्यायपालिका की शरण में जा सकता है इन चीज़ों को लेकर के। चाहे वो मौलिक अधिकार का हनन जो है सरकार के द्वारा किया गया हो या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, तो आप किसी भी तरीके से अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इस चीज़ को लेकर के न्यायपालिका जा सकते हो। अगर आपने मौलिक अधिकार के बारे में नहीं समझा है तो कृपया आप वो वीडियो देखिए जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में बताया हुआ है। तो अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब देखिए कि जैसे कि हमने न्यायिक समीक्षा में भी देखा, जो न्यायपालिका है कानून को इसलिए निरस्त कर रही है क्योंकि वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो इस कानून की रक्षा में भी हमने देखा कि न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार से रिलेटेड है और स्वतः संज्ञान भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार के संरक्षण से ही रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अगर न्यायपालिका की भूमिका को अगर हम देखें तो न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए ज़रूरी हो जाता है लोकतंत्र में क्योंकि व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाए, कानून की रक्षा की जाए ताकि रूल ऑफ लॉ जो है समाज में लागू रह सके और साथ ही साथ जो विवाद है उसका निपटारा किया जाए और समाज में ऐसा न हो कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए, वैमनस्य पैदा हो जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए नागरिकों के मध्य के विवाद को जो सॉल्व जो किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ न्यायपालिका जो है वो 2 राज्यों के मध्य के विवाद एवं केंद्र और राज्यों के मध्य के विवाद को भी सॉल्व करती है।
तो आप इसमें जो न्यायपालिका की भूमिका है इसके ऊपर में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र में किस प्रकार की होती है ये बताइए, या फिर न्यायपालिका की क्या भूमिका है डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो आप इन वर्ड को याद रखेंगे जो कि एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के आधार पे आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। आपको न्यायिक समीक्षा को पढ़ना है और साथ ही साथ आप श्रोत संज्ञान, ये 2 कीवर्ड को आप पकड़ के रखिए जो कि हमारे अधिकार के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका की भूमिका के बारे में। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो है लोगों को जीवन जीने का जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार इससे जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे नेक्स्ट जो है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इन चीज़ों को हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो न्यायपालिका का जो न्यायपालिका के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, जो न्यायपालिका के द्वारा जो जजमेंट दिया जाएगा वो इस चीज़ से प्रभावित होगा अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर 2 लोगों के बीच में विवाद होता है, एक व्यक्ति अगर ताकतवर व्यक्ति है तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो वो ताकतवर व्यक्ति जो है न्यायपालिका को प्रभावित कर सकती है, न्यायपालिका के जजमेंट को प्रभावित कर सकती है। तो अब हम स्वतंत्र न्यायपालिका को समझते हैं कि क्या होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है अदालत का फैसला निष्पक्ष एवं दबाव मुक्त हो, यानी कि जो न्यायपालिका है इनके द्वारा जो जजमेंट दिया जाएगा, जो निर्णय दिया जाएगा उस पे किसी का दबाव नहीं होगा। जो जज हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के वो दबाव मुक्त होकर के जो है फैसला सुनाएंगे। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की पहचान है। सरकार द्वारा अदालत के फैसले को दबाया नहीं जाएगा, यानी देश में जिसका सरकार होगा, जो सरकार में होंगे उनके द्वारा जो है न्यायपालिका के ऊपर में जो है दबाव नहीं डाला जाएगा किसी फैसले को लेकर के। इससे क्या होगा तो न्यायपालिका का निर्णय जो है वो प्रभावित नहीं होगा। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो हमेशा सरकार क्या करेगी तो अपने लोगों के, अपने पार्टी के लोगों का समर्थन करेगी और न्यायपालिका पे दबाव डाल करके ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे कि न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय तभी माना जाएगा जब जो गलत व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाए और जो सही व्यक्ति है उनको उनको न्याय प्रदान किया जाए, उनको दंडित करके। या फिर 2 लोगों के बीच अगर किसी चीज़ को लेकर के विवाद होता है उसके मध्य उन चीज़ों को सॉल्यूशन, उन चीज़ों का निकालना ही न्याय कहलाएगा। न्यायपालिका नेता या अन्य शक्तिशाली वर्ग से स्वतंत्र है। शक्तिशाली वर्ग की हम चर्चा कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र है, न्यायपालिका शक्तिशाली वर्ग से स्वतंत्र है। न्यायपालिका और पुलिस कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती है। आप लोग सबसे ज़्यादा पुलिस से डरते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो पुलिस है वो न्यायपालिका का जो फैसला है, जो डिसीजन है उसको नहीं बदल सकती है। कोर्ट के द्वारा संविधान एवं कानून के आधार पर फैसला दिया जाता है। न्यायपालिका कभी भी अपने मनमर्जी के हिसाब से फैसला नहीं सुनाती है। न्यायपालिका भी जो फैसला करती है वो संविधान के अनुसार फैसला करती है, जिस संविधान के बारे में हम पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और लोकतंत्र में संविधान क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र में संविधान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संविधान ही तय कर रही है, कानून बना रही है और इसी के आधार पर न्यायपालिका भी लोगों को न्याय प्रदान कर रही है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की ये खासियत हो जाती है। इसके बाद में अभी हम देखेंगे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का क्या प्रावधान किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका का सरकार के अन्य अंग जो है कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। जो कार्यपालिका और विधायिका है उनका न्यायपालिका के ऊपर में उनके निर्णय के, न्यायपालिका के जो जजमेंट होते हैं उसके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपना काम करते हैं और ये अपना काम करते हैं। न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है, न्यायपालिका को इन दोनों से कोई भी मतलब नहीं होता है।
और साथ ही साथ अगर हम देखें तो न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान में, यानी जो जज की नियुक्ति होती है वो डायरेक्टली सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। जो उनको वेतन मिलते हैं, जो सैलरी मिलता है, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। वेतन देने के लिए एक कोष का निर्माण किया गया है, संचित निधि बोलते हैं उसको। उसी कोष से जजों की जो है वेतन भत्ते जो है उनको दिए जाते हैं। पद और सुरक्षा जो है वो संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। बात रही जजों की नियुक्ति की, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सरकार जज की नियुक्ति नहीं करती है तो जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होता है। तो वर्तमान समय में भारत में जो है जो जितने भी ऊपर के कोर्ट है उन सब में जो है जजों की नियुक्ति एक सिस्टम के द्वारा किया जाता है जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कभी हम किसी वीडियो में अलग से जो है इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके बुक के इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में डिटेल से नहीं बताया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे बस 2 चीज़ मुख्य रूप से याद रखना है कि संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो सर्वप्रमुख जो आपको पहला जो याद रखना है कि न्यायपालिका सरकार के जो अन्य 2 अंग है यानी कार्यपालिका और विधायिका से जो है अलग है और स्वतंत्र है। जो दूसरा है वो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया है, यानी जज की नियुक्ति डायरेक्टली सरकार के द्वारा नहीं होता है, उनको वेतन जो है डायरेक्टली सरकार नहीं देता है, उनको वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। पद एवं सुरक्षा जो है संविधान के द्वारा दिया गया है, यानी संवैधानिक सुरक्षा जो है न्यायपालिका के जो जज होते हैं इनको प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए किया गया है। अब नेक्स्ट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भारतीय न्यायपालिका के मॉडल के बारे में है कि भारत में किस प्रकार के न्यायपालिका है, इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। न्यायपालिका की संरचना को भी हम समझ लेंगे। भारत में 3 स्तर का जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार से है और उनके अंदर में कौन कौन से कानून है, किन किन मुद्दों को लेकर के हम किस न्यायालय में जा सकते हैं, किस कोर्ट में जा सकते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। और साथ ही साथ हम जो है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन कौन सी होती है और फौजदारी कानून क्या है और दीवानी कानून क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि हर व्यक्ति अदालत की शरण में क्यों जाता है। अगर उसके साथ में कोई अपराध हो, लोगों के साथ में अगर कोई समस्या हो, परेशानी हो, अगर कोई डिस्प्यूट हो, तो लोग अदालत के पास में ही क्यों जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको और भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।